नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आयकर विभाग के छापे को लेकर अभिनेत्री तापसी पन्नू ने ट्वीट कर चुप्पी तोड़ी है। तापसी ने ट्वीट कर कहा है कि 3 खास चीजों के लिए 3 दिन की गहन खोजबीन की गई। पहली, उस कथित बंगले की चाबी जो मैंने पेरिस में खरीदा हुआ है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं। दूसरी, 5 करोड़ रुपए की वो कथित रसीद जो भविष्य में फ्रेम कराने के लिए रखी थी। तीसरी, 2013 में मेरे घर पर हुई उस छापेमारी की याददाश्त जो हमारी आदरणीय वित्त मंत्री ने बताई है। तापसी ने कहा कि वो अब इतनी सस्ती नहीं है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अनुराग और तापसी पन्नू के यहाँ 2013 में भी छापेमारी की गई थी, तब सवाल नहीं उठाए थे, जिसको तापसी ने खारिज किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आज किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर टोल प्लाजा फ्री कर रहे हैं। किसान आज के दिन को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को भी 5 घंटे के लिए जाम किया है। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता दर्शनपाल सिंह ने अपना रुख नरम किया है। द हिंदू से बातचीत में उन्होंने कहा कि आंदोलन को सभी मामलों में कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बातचीत के लिए एक स्पेस होना चाहिए। 100 दिन के आंदोलन से मिली सीख को लेकर किसान नेता ने कहा कि हमारे पास वास्तविक उम्मीदों पर और अधिक स्पष्टता होनी चाहिए थी। दर्शनपाल ने कहा कि मेरे विचार से हमको सभी मुद्दों पर कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जैसे एमएसपी की बात करें तो इसको लेकर आंदोलन में विस्तृत चर्चा नहीं की गई है, जिससे किसान नेतृत्व और सभी लोगों को पता चले कि हम क्या मांग कर रहे हैं और हमको कितना मिल सकता है। टीएमसी की शिकायत के बाद अब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के इस्तेमाल को बंद किया जाए। बता दें, टीएमसी ने शिकायत की थी कि कोरोना की वैक्सीन के सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो होना मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश है और साथ ही ये आचार संहिता का भी उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी माध्यमों के जरिए किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया जा सकता है और ये सभी चुनावी राज्यों पर लागू होता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है और इस बीच भी बीजेपी लगातार टीएमसी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में लगी हुई है। आज टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। त्रिवेदी ने पिछले महीने ही टीएमसी को छोड़ दिया था। इससे पहले टीएमसी से बीजेपी में आने वाले नेताओं की लंबी लिस्ट हो चुकी है। भारत में आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस विषय को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि टैक्स से मिलने वाले पैसे दोनों को जाते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जब तेल पर टैक्स के जरिए राजस्व वसूलती है तो उसका 41% राज्यों को जाता है। इसलिए तेल के बढ़ते दामों को लेकर सिर्फ केंद्र सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसकी कीमतों पर काबू पाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मनसुख की बॉडी को जब बाहर निकालकर साफ किया जा रहा था तो उनके मुंह से 4 रुमाल निकले जो कि आपस में बंधे हुए थे। इससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि मनसुख की किसी ने हत्या की थी और शव को कलवा की इस खाड़ी में फेंक दिया था, जबकि कलवा पुलिस स्टेशन के अफसरों का कहना था कि मनसुख ने खाड़ी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन का कहना है कि मनसुख आत्महत्या नहीं कर सकते। विमला का कहना है कि उनके पति को कांदिवली क्राइम ब्रांच के किसी तावड़े नाम के अफसर ने फोन करके गुरुवार की शाम 7 बजे ठाणे गोडबंदर रोड पर बुलाया था। मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। साथ ही कहा कि जो अधिकारी इस केस की जांच कर रहे हैं वो पहले से ही मनसुख से संपर्क में थे। फडणवीस ने विधानसभा में गृह मंत्री को मनसुख हिरेन और इस केस की जांच कर रहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजय के पिछले साल जून जुलाई महीने की कॉल डिटेल्स की सीडीआर दिखाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की गाड़ी चोरी हुई आखिर उसी व्यक्ति से 1 साल पहले सचिन वजय क्यों बात कर रहे थे। फडणवीस ने यह भी कहा कि सचिन वजय और मनसुख हिरेन की पिछले साल जून से अब तक लगभग 300 बार व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी बात हुई है। फडणवीस ने सचिन वजय पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार सरकार किसी न किसी को इस केस में बचा रही है। हालांकि सरकार ने अब सचिन वजय को मुकेश अंबानी केस से हटा दिया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख ने दुनिया के सभी देशों से आग्रह किया है कि वो कोरोना के खिलाफ जारी जंग में कमी न आने दें। उन्होंने कहा कि वो ये मानते हैं कि लोग प्रतिबंधों का पालन करते करते ऊब चुके हैं, लेकिन ये समझना कि महामारी जा चुकी है एक बड़ी भूल होगी। उन्होंने चेतावनी के साथ कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी या चौथी लहर अभी भी आ सकती है और उसके लिए देशों को सतर्क रहना चाहिए। सीनेट के चुनाव में इस्लामाबाद सीट पर मिली हार के बाद परेशान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे, लेकिन इमरान को इससे पहले राहत मिली है क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM ने कहा है कि वह फ्लोर टेस्ट का बॉयकॉट करेगा। PDM के नेताओं ने शुक्रवार को कहा कि सीनेट के चुनाव में इस्लामाबाद सीट पर मिली जीत अपने आप में इमरान खान के खिलाफ आवाम का अविश्वास है। इस्लामाबाद सीट पर इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी PTI के उम्मीदवार और वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख हार गए थे। शेख को साबिक पूर्व वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने मात दी थी। बता दें 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में अभी एक सीट खाली है, इसलिए बहुमत के लिए 171 सांसदों की जरूरत होगी। चीन ने इस साल अपने रक्षा बजट में पिछले साल की तुलना में 6.8% का इजाफा किया है। चीन का रक्षा बजट पहली बार $200 बिलियन को पार कर गया है। पिछले साल का रक्षा बजट $179 बिलियन था। वहीं अगर भारत के रक्षा बजट की तुलना की जाए तो यह भारत के रक्षा बजट से 4 गुना ज्यादा है। भारत का रक्षा बजट 49.75 बिलियन का है। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में 365 रन बनाकर आउट हो गई है। इसके साथ भारतीय टीम ने पहली पारी में इंग्लैंड पर 160 रनों की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 205 रन बनाकर आउट हो गई थी। भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर अपने शतक से चूक गए। इंग्लैंड की टीम ने एक छोर से सभी विकेट गिरा दिए और सुंदर 96 रनों पर नाबाद लौटे। वहीं भारत की ओर से पहली पारी में ऋषभ पंत ने भी 101 रन बनाए और रोहित ने 49 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम दूसरी पारी में भी लड़खड़ा गई है। वो भारतीय स्पिनर्स को खेलने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने 30 रनों पर ही 4 विकेट खो दिए हैं। इसके बाद ऐसा लगने लगा है कि इंग्लैंड ये मैच भी बड़े अंतर से हारने वाला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।